नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, आज के आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंस है और आज का जो आर्टिकल है वो मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस में है कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी जापान गए हैं, ये इसके ऊपर है। यूएसए ने जो टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, ये उसके ऊपर है। ज़्यादातर आर्टिकल इसके ऊपर है और इंडिया का ग्रोथ रेट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों में घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं कि कौन कौन से ये आर्टिकल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जीडीपी ग्रोथ वीकेंड्स टू 5 क्वार्टर हाई 7.8%। देखिए अभी जो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है ना, अभी इंडिया का ग्रोथ रेट फास्टेस्ट अमंग ऑल द नेशन, G20 में सबसे फास्टेस्ट है इंडिया का ये ग्रोथ रेट 7.8%। और ये अच्छी बात है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये अच्छी बात है कि 7 क्योंकि आरबीआई ने ये प्रिज्यूम किया था कि अराउंड 6.8% जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक 7.8% है, वो भी क्वार्टर 1 में। ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफकोर्स हो सकता है। अभी अगर अपना इंडिया 5th लार्जेस्ट है तो 3rd लार्जेस्ट होने में इससे ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि जो कंट्रीज है जर्मनी और जापान से जो पीछे हैं तो ज़्यादा नहीं, उनका 6 ट्रिलियन है और 7 ट्रिलियन के आसपास है, 7 या फिर 8 ट्रिलियन के आसपास, तो उनको भी शायद से इंडिया जल्दी पीछे कर लेगा। ठीक है, तो उससे बात करेंगे। इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड एनर्जी सोवरेनिटी इज द न्यू ऑयल, ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के ऊपर बात करेंगे कि एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया को बनने में कितना समय लगेगा और क्यों जरूरत है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया एंड चाइना मस्ट कोलैबोरेट फॉर द स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके बारे में बात करेंगे। अपने उर्जित पटेल जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अभी IMF के डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। रिलायंस फ्लोट्स AI, अब देखिए रिलायंस भी AI में उतरने वाला है। जैसे आपने डीप फेक सुना होगा या फिर डीप सीक सुना होगा, और कौन कौन से आते हैं अपना चैट GPT वगैरह, ओपन AI, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिटर्न्स टू फुल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्राजील मूव्स टू ट्रायल्स फॉर 50% ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ से दुनिया परेशान है, इसके ऊपर बात करेंगे। यूएस गवर्नमेंट मस्ट लिफ्ट टैरिफ ऑस्ट्रेलिया फेरल, इसके ऊपर बात करेंगे। मोस्टली टैरिफ के ऊपर है, टैरिफ के ऊपर और अपने PM के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट क्विकन्स, देखिए जीडीपी ग्रोथ क्विकन्स टू 5 क्वार्टर हाई 7.8%। देखिए जो अपने जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ये 7.8%, जो कि अपने आरबीआई अपना जो इस सर्वे वगैरह निकालती है उसमें आरबीआई ने 6.8% का प्रेडिक्शन किया था, 6.8 प्रेडिक्शन का ये किया था। ठीक है, तो इससे भी ऊपर आ गए, लेकिन ये अपना क्वार्टर 1 में आया है। क्वार्टर 1 जो अपना अप्रैल से जून है। देखिए, और जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है ये भी कब लगाया है, ये भी अगस्त 27 से लागू हुआ है। तो अगर क्वार्टर 2 में भी, मतलब क्या जून जुलाई अगस्त सितंबर में अगर क्वार्टर 2 में भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, 7.8 ला पाए या फिर इससे भी ऊपर ला पाए, इसका मतलब जो हमारा इकोनॉमी ये वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल द नेशंस है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए इंडिया का 7.8% जीडीपी है, सबसे हाईएस्ट। अभी इंडिया सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग ये कंट्री है। उसके बाद चाइना आता है 6.3, फिर आता है इंडोनेशिया 17, फिर रशिया आता है 4.9, फिर आता है यूएसए। देखिए अब देखिए चाइना और यूएसए का बात क्या है, देखिए जब अपना कोविड टाइम था ना तब चाइना का ग्रोथ रेट ना 2% था, 2% था चाइना का ग्रोथ रेट 2%। लेकिन चाइना भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब आप जान रहे सेकंड है, चाइना भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग में आता है। चाइना का भी इकोनॉमी 6.3 भी एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका भी 6.3 है चाइना का, तो इंडिया का भी कम से कम 9.7 होना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज चाइना इज अ स्टेबल कंट्री, इसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। इसका $17 ट्रिलियन का जीडीपी है, $17 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो अगर इसका 6.3% भी है तो 17% जीडीपी का आप 6.3 लगा लीजिए, और वहीं पे इसका $4.1 ट्रिलियन का ये 7.8 लगा लीजिए। तो देखिए चाइना कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब वहीं यूएसए का $27 ट्रिलियन है, $27 ट्रिलियन। अब ये भी 2.1, अगर इंडिया अभी 7.8% पे, अगर वही 9.7% अपना क्वार्टर 2 में, हालांकि ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, अगर बाय चांस हो पाया तो ही इंडिया को चाइना और यूएसए के टक्कर में माना जा सकता है कि हाँ ये इंडिया की भी इकोनॉमी जो ग्रेट जायंट इकोनॉमीज के बराबर माना जा सकता है।
अभी 7.8 भी इनके मुकाबले 6.3 के मुकाबले भी कम है, बिकॉज ये स्टेबल कंट्रीज है। ठीक है, अब यही देखें, अब यहीं पे लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शोज दैट डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 7.8% का जो है, इस पे अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। देखिए अब यहीं पे दूसरी तरफ क्या हुआ, ये तो अपना 7.8%। अब देखिए रुपी क्रैशेस टू ऑल टाइम 88.09%, 88.09। अभी डॉलर से रुपी का वैल्यू इतना गिर गया, अब जस्ट बोल रहे हैं कि जस्ट कमिंग वीक्स में ये 90 हो जाएगा, मतलब $1 90 रुपए के बराबर। एक तरफ अपना जीडीपी बढ़ रहा है 7.8% हो रहा है, दूसरी तरफ इसका वैल्यू गिर रहा है। देखिए ऐसा बोल रहा है कि कमिंग वीक में ये 90 रुपीज हो जाएगा $1 ठीक है, ये है आज का। और ये सब G20 नेशन है, ठीक है, मोस्टली G20 नेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीएम विक्सटन। अब देखिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में इंडिया को उतना समय नहीं, क्योंकि देखिए ये आ गया अपना यूएसए 27 ट्रिलियन के पास, ये अपना 7 ट्रिलियन के पास, उसके बाद आता है अपना जापान आता है, फिर जर्मनी आता है, जर्मनी, फिर इंडिया आता है। ठीक है, अब ये 17 ट्रिलियन है, ये समथिंग अराउंड 9 ट्रिलियन है, ये समथिंग अराउंड 7 ट्रिलियन है। तो इनको बीट करने में हार्डली से इसको 5 साल लगेंगे इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, 5 साल। लेकिन इनको बीट करने तो जाइंट इकोनॉमी से इनको बीट करने में समय लगेगा इंडिया को। ठीक है, तो यही पे बात किया जा रहा है कि इंडिया को इकोनॉमी बनने में क्या क्या। तब देखिए अभी इसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में बहुत से कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट जो अपने हाथ में एफडीआई पॉलिसी की भी बहुत जरूरत है इंडिया को, क्योंकि और इंडिया में एफडीआई के लिए जापान इज वन ऑफ द मेजर जाइंट ऑफ इन्वेस्टिंग एफडीआई। ठीक है, अब देखिए जापान ने 10 ट्रिलियन युआन का ये नेक्स्ट डिकेड में का प्लान किया है, 10 ट्रिलियन युआन। ठीक है, जापानीज कंपनीज हैव इन्वेस्टेड मोर इंडियन 40 बिलियन इन इंडिया, 40 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है और अभी और इन्वेस्ट करने वाली है। देखिए JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेज इंडिया द मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कार्बन ये एमिशन का, उसमें हालांकि ये अभी इसका टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जापान का एक रेगुलेशन है जिसको कार्बन एमिशन कंट्रोल करना, जो अपना कार्बन ट्रेडिंग होता है ना, कार्बन ट्रेडिंग, उसमें जापान को उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना ताकि अपना जो कार्बन ट्रेड है, कार्बन ट्रेड को बैलेंस कर सके। बैलेंस करने के लिए ये मोस्टली इंडिया को ऐसा टारगेट किया है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हम जो इससे हमें क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, वो हम अपने दिखा सकते हैं कार्बन ट्रेडिंग में। ठीक है, ये उसके ऊपर बात किया गया। अब यहीं पे जापान को थोड़ा मैप देख लेते हैं, क्योंकि जापान जो मैप बना हुआ है, ये जापान ऐसा कंट्री बना हुआ है, ये 5 बड़े आइलैंड्स को मिलकर बना हुआ है। देखिए होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू होगा, क्यूशु हो गया और फुकुओका हो गया। ठीक है, ये इनके टोटल 5 आइलैंड्स, बड़े आइलैंड्स के जापान बना है। ठीक है, इसका कैपिटल आ गया अपना टोक्यो। वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में टोक्यो आता है। ये हो गया अपना जापान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 states propose cess on sin luxury goods above the proposed GST 40%। देखिए अभी आपने अगर देखा रहेगा तभी जो गवर्नमेंट ने दीपावली गिफ्ट बोला है, दीपावली गिफ्ट, जहां पे सरकार ने जितने भी 90% ऑफ द गुड्स जो 28% टैक्स स्लैब में थे उसको 18% के टैक्स स्लैब में डालने का ये किया है। ठीक है, अब जो 90% जो गुड्स थे, जो जिसको 28% जीएसटी लगता था, अब उसको 18% आप डाल देंगे। अब वहीं पे 99% जो गुड्स थे और जिनको 12% जिनका जीएसटी था, अब उसको 5% में डाल देंगे। देख रहे हैं, अब देखिए इसमें जो 90% जो 10% बचा, 10% जो बचा वो है सिन गुड्स क्या आता है, जिसमें अपना टोबैको वगैरह आ गया, टोबैको लिकर वगैरह जो भी है ये इसमें आता है। सिन गुड्स में देखिए मोस्टली आता है अपना टोबैको रिस्पेक्टिवली, वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट सिन गुड्स में मोस्टली आता है टोबैको वगैरह हो गया, लिकर वगैरह हो गया जो भी। ठीक है, अब उन पे सरकार बोल रही थी जो टैक्स उसमें 40% का जीएसटी लगाएंगे, 40%। अब यहीं पे देखिए अब 28% का जो स्लैब है इसको तो गवर्नमेंट डिलीट कर रही है ना मोस्टली,
इसको डिलीट कर रही है, मोस्टली डिलीट कर रही है। अब बोल रहे सरकारों को बोल रहे हैं कि आपका जो रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, 0.2% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास जो सरकार का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, समझे। तो यहीं पे अभी 8 स्टेट उन्होंने प्रपोज किया है कि सरकार ने जो 40% का टैक्स जो लगाया है सिन गुड्स पे, उनके ऊपर उनको सेस और सरचार्ज भी लगाना चाहिए। सेस और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। सेस और सरचार्ज ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। अब देखिए सेस को आर्टिकल 271 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 271 यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का हक है कि वो सेस लगा सके, लेकिन जो सरचार्ज है ये स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, ठीक है। सेस ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेस, ठीक है। ये बोल रहे कि अगर आप सेस लगाओगे तो जो ये रेवेन्यू है जो 1 लाख रुपए घटने वाला था, 1 लाख करोड़ जो कम होने वाला था आपका टैक्स स्लैब चेंज करने की वजह से, तो उस वजह से आपको सेस लगाना जरूरी है। अगर आप सेस नहीं लगाओगे तो आप जो टैक्स डिवॉल्यूशन करते हो उसमें स्टेट को कम पैसा मिलेगा, स्टेट्स को कम पैसा मिलेगा, और स्टेट्स को कम पैसा मिलेगा मतलब स्टेट कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। वहीं पे स्टेट्स बोलती है कि जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है पैसे कमाने के। फॉर एग्जाम्पल उसका जो टैक्स बेस है, उसका जो टैक्स बेस है वो ज्यादा है, टैक्स बेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंटर को तो पैसे कम नहीं होंगे लेकिन स्टेट को पैसे कम होंगे, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो सेस लगाने के लिए बोल रहे हैं, सेस, ठीक है, सेस लगाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बस ये है इसका, इस आर्टिकल का मेन सारांश यही है। नेक्स्ट, अब इसका सिर्फ नाम याद रखिए क्योंकि यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम से पूछ ले जाता है कि ये देखिए क्रोकोथेमिस एरिथ्रेया, भाई इसको सिर्फ नाम याद रखिए, ड्रैगन फ्लाई को बोलते हैं, ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई को बोलते हैं, जो कि आइस एज के टाइम से अभी डिस्कवर्ड हुई है, मतलब आइस एज में थी अभी फिर डिस्कवर्ड हुई है। ओडोनाटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर ये अपना रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको ओडोनाटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यही पे बस यही बोला है कि इसको रीडिस्कवर किया गया, और कहाँ पे डिस्कवर किया, ये मोस्टली हायर एल्टीट्यूड में पाया जाता है, हायर एल्टीट्यूड में, समझे। मोस्टली हिमालयन हो गया, हिमालयन हो गया, अपना ये दार्जिलिंग वाला रीजन हो गया, अपना उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये वाले जो हायर एलिवेशन स्टेट्स है वहां पे ज्यादा से ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड एनर्जी सोवरेनिटी इज न्यू ऑयल। अब देखिए ये एक एडिटोरियल है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% क्रूड ऑयल एंड मोर देन 50% नेचुरल गैस। अब देखिए इंडिया एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, मेजोरिटी ऑफ जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का ये यूज करती है अप्रोक्सीमेटली 30 to 45% ऑफ इस टोटल क्रूड ऑयल में ये इन्वेस्ट करती है पैसे, ताकि क्रूड ऑयल को ये मंगाती, उसको रिफाइन करती है, फिर ये उसको एक्सपोर्ट करती है और यूज करती है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया इज नॉट अ एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने में भी समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास अमाउंट में मतलब उसके पास रिजर्व अमाउंट नहीं, बहुत कम है क्रूड ऑयल का। हमारे पास क्रूड ऑयल सिर्फ 2 जगह पे मिलती है, एक बॉम्बे हो गया, बॉम्बे ऑयल फील्ड, और एक अपना आसाम हो गया। सिर्फ यही 2 जगह पे क्रूड ऑयल मिलता है, वो भी अधिक मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, ठीक है, यहीं पे। अब इसी के लिए इंडिया 70 to 80% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो ये इंपोर्ट करते, और ये मोस्टली कुवैत से करती थी, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ठीक है, ये मोस्टली कंट्री। हालांकि ईरान से भी करता है लेकिन ईरान में थोड़ा सैंक्शंस की वजह से नहीं कर पा रहे। लेकिन यहीं पे आता है रशिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर आता है। अब रशिया जो है अपना जो क्रूड ऑयल है, पहले हम सिर्फ 2% उससे खरीदते थे, रशिया से खरीदते थे, ठीक है। लेकिन अभी जब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया में सैंक्शंस बहुत से लगे, तो रशिया ने उसको डिस्काउंटेड रेट पे बेचना शुरू किया और इंडिया को हैवी डिस्काउंट देने लगा। तो अभी जो हमारा अप्रोक्सीमेटली
40% जो है, 40% जो ऑयल है हमारा इंपोर्ट वो रशिया से आता है। 40 to 45% हमारा रशिया से आता है, ठीक है। तो यहीं पे जो यूएस के कुछ ऑफिसर्स थे, यूएस ऑफिशियल्स, वो बोलते हैं मोदी वॉर बोल रहे हैं कि मोदी ये रशिया को फंड कर रहा है यूक्रेन में ये अटैक करने के लिए, तो उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो टॉपिक अलग है, यहाँ पे ये बस यही कि 40% जो है ये रशिया से, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे बताया कि वर्ल्ड में एनर्जी के लिए भी बहुत बार क्राइसिस हुए। फर्स्ट क्राइसिस कब हुआ था, ये देखिए जब अपना ऑयल एम्बार्गो लगा था, ठीक है। ऑयल एम्बार्गो 1973 ऑयल एम्बार्गो, जहाँ पे जो ओपेक कंट्रीज है, ओपेक कंट्री जो अपना अरब कंट्रीज है, उन्होंने यूएस और अदर वेस्टर्न नेशंस पे सैंक्शंस लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि योम किपुर वॉर में, योम किपुर वॉर ये किसका हुआ था? योम किपुर इजराइल और जो वहाँ के नेटिव थे, जो पैलेस्टीन वगैरह हो गया, तो उनके साथ था। तो उसी के लिए जो यूएस ने इजराइल को सैंक्शन नहीं किया और उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, इसलिए जो ओपेक कंट्रीज थी, मोस्टली अरब नेशन, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो कर दिया, ऑयल के ऊपर फोर टाइम्स ज्यादा प्राइस लगा दिया, 4 टाइम्स। अब उस समय ऑयल का क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में फैल गया 1973 में, ठीक है। उस समय भी इंडिया को प्रॉब्लम हुआ। सेकंड आता है 2011 का फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में, ठीक है, जो सुनामी की वजह से जो वहाँ का न्यूक्लियर ये जो एनर्जी जनरेशन था, वहाँ पे ये अपना एनर्जी का क्राइसिस आ गया 2011 में। अब 2021 में टेक्सास फ्रीज, मतलब वहां पे एक कोल्ड वेव आया था, ठीक है, उस वजह से जो विंड्स वगैरह है वहां से एनर्जी जनरेशन का क्राइसिस आ गया था, ये हो गया, और उस वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर। तो आप जानते हैं जो एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड, आपने जर्मनी के बारे में सुना, मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो रशिया से नेचुरल गैस लेती थी, कहाँ से लेती थी? जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ना, वहां से लेती थी, ठीक है। हालांकि जो अपना यूरोप भी है, वो भी बहुत लार्ज अमाउंट पे रशिया से नेचुरल गैस परचेज करती है, ठीक है, वो भी अपना नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से। तो उसके वजह से अब रशिया यूक्रेन में ये सैंक्शन वगैरह लग गया, तो जो भी कंट्रीज रशिया से खरीदेंगे तो उनके पास सैंक्शन, तो इसलिए वर्ल्ड में भी थोड़ा ये उस समय ये एनर्जी क्राइसिस आ गया। फिर फिफ्थ आ गया आइबेरियन पेनिनसुला ब्लैकआउट, यहाँ पे स्पेन और पोर्टुगल ग्रिड कोलैप्स की वजह से, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ गया। अब ये दिखाता है कि इंडिया को एनर्जी क्राइसिस से ये इंडिपेंडेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना इंटरनल ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में इंडिया क्या कर सकता है? एनर्जी रियलिज्म डज नॉट रिजेक्ट ट्रांजिशन। अब यहाँ पे इंडिया को करना क्या है? यहाँ पे इंडिया को करना क्या है? कोल गैसिफिकेशन पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए इंडिया को मेजोरिटी ऑफ जो कोल्स है, जो कोयले हैं, जो कि अपना धनबाद और ये अपना उड़ीसा में जो पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो मोस्टली हमारे जो कोयल है ना, ये सब बिटुमिनस में आता है, ठीक है, सब बिटुमिनस में आता है। एंथ्रासाइट हो गया सबसे हाई लेवल का कोल हो गया, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, और जो अपना सब बिटुमिनस होता है ना, उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, मतलब उसमें ऐश की क्वालिटी ज्यादा होती है, ऐश। तो यही गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें कोल गैसिफिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। कोल गैसिफिकेशन टेक्निक की वजह से जो इंडिया का मेन ज्यादा ऐश कंटेंट कोल है, उसको कोल गैसिफिकेशन के द्वारा करके हम इंडिया को ऐसा एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या है? ऐश कंटेंट में है, ठीक है, ऐश कंटेंट में है। नेक्स्ट सेकेंड, बायोफ्यूल्स पे इंडिया को बायोफ्यूल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस पे? बायोफ्यूल्स पे, क्योंकि देखिए आपने E20 सुना होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग, उस पर जाना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बहुत है। अब नेक्स्ट आता है अपना सतत प्रोग्राम, सतत, जिसपे कंप्रेस्ड बायो, ये देखिए कंप्रेस बायोगैस सीबीजी, उसके ऊपर फोकस करें, जिसमें 20-25 ऑर्गेनिक कार्बन होता है मोस्टली, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया इन सब चीजों पर फोकस नहीं करेगा तो एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, और इन केस अगर फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस आया या फिर क्रूड ऑयल कम हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट रहेगा मोस्ट ऑफ कंट्रीज में। इसका मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व है, जो कि फॉरेस्ट रिजर्व, अपना फॉरेस्ट रिजर्व जो है ना, अराउंड समथिंग अराउंड, नॉट एग्जैक्ट फिगर, $680 बिलियन के आसपास है, $680 बिलियन के आसपास है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, इंडिया एंड चाइना मस्ट कोलैबोरेट फॉर स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब देखिए
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का जो टॉपिक है द हिंदू एनालिसिस, ये मोस्टली आपको ट्रम्प के टैरिफ से ही रिलेटेड मोस्टली मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंडियन चाइना मस्ट कोलैबोरेट फॉर द स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। यहाँ पे ये है कि यूएसए की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज यहाँ पे यूएसए को टैरिफ के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हो और हम पे टैरिफ, चाइना के ऊपर 30% के टैरिफ लगाया है, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। तो अब चाहिए इंडिया और चाइना साथ में आना चाहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है। उसमें अगर, क्योंकि देखिए अभी इंडिया और चाइना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। चाइना का पॉपुलेशन समथिंग अराउंड 141 करोड़ है और वहीं इंडिया का 145 करोड़ है, समथिंग 145 करोड़, ठीक है। ये तो अभी इंडिया और चाइना को साथ आने की जरूरत है, क्योंकि देखिए चाइना का जीडीपी है 17 ट्रिलियन, वहीं इंडिया का 4.1 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। अब ये कंट्रीज अगर साथ में आए तो इनका जो कोलैबोरेशन तो वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबल तरीके से हो सकती है, ऐसा कहना है अपने प्राइम मिनिस्टर जी का, ठीक है। ये अभी 7 डेज की विजिट के लिए अभी ये गए हैं, जापान गए हैं, चाइना गए हैं, ठीक है। चाइना में एससीओ का समिट होने वाला है तियानजिंग में। मैं आपको तियानजिंग का मैप दिखा देता हूँ, ठीक है। तियानजिंग गए हैं, तियानजिंग, वेट फॉर अ सेकेंड, शो मी द मैप ऑफ तियानजिंग। ये रहा तियानजिंग। यहाँ पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। यहाँ पे वो एससीओ का समिट करेंगे। एससीओ में क्या क्या डिसीजन वगैरह, क्योंकि अभी एससीओ का जो हेड है वो भी चाइना है, ठीक है। उसके बाद जापान जाएंगे, जापान में मल्टी बिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, जहाँ पे E10 जो बुलेट ट्रेन है उसके ऊपर साइन किया कि 2030 तक इंडिया में मुंबई से अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाला बात करेंगे। जो 10 युआन ट्रिलियन ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जापान ऑलरेडी 40 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे वही बताया है कि जापान में उनको कैसे जापानीज आर्टिस्ट में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया इंडियन अटायर्स में, ठीक है, वही बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल, उर्जित पटेल जी के बारे में बात करते हैं। अभी इनको IMF का डायरेक्टर बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये अपने इंडिया के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, आरबीआई गवर्नर 2016 से 18 तक, ठीक है। आरबीआई गवर्नर, आपने उर्जित पटेल कमेटी सुना होगा, ये मेन है उर्जित पटेल कमेटी, जिन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट 4+-2 रखा कि 2 से कम और 6 से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर अगर इन्फ्लेशन गया तो अपने इंडिया की इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, और 2 के नीचे भी गया अगर इन्फ्लेशन तो भी इंडिया को खतरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जापान अभी नेगेटिव ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो जापान का इन्फ्लेशन है ये अराउंड -1 के आसपास है, क्योंकि और माइनस इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, वो अपने एक डिफ्लेशन की तरफ चला जाता है। डिफ्लेशन वो फिर जहाँ पे कंट्रीज में ग्रोथ कम हो जाता है, डिफ्लेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायंस फ्लोट्स AI सब्सिडियरी फॉर डीप टेक मल्टी जियो IPO। अब देखिए ये अपना इकोनॉमी जो अपने इन्वेस्टर से ट्रेडर उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब वो जो करते हैं ना ट्रेडिंग वगैरह कि IPO लॉन्च होने वाला, तो वो अपना UPSC या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो जियो इन्होंने भी AI पे रिसर्च शुरू कर दिया, ठीक है। अभी तक अपना इंडिया में सिर्फ 2 या 3 छोटे मोटे जो कंपनी थी उन्होंने AI पे रिसर्च करना शुरू किया था, ठीक है। जो कि उस लेवल का टक्कर जो कि अपना ओपन AI हो गया, ओपन AI का चैट जीपीटी हो गया ना, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया अपना गूगल का, गूगल जेमिनाई हो गया,
अपना माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, अलग अलग जो है। तो अभी जियो एआई फील्ड में एंटर कर रहा है। तो इससे देखिए, इससे अपना जो इंडिया का एआई मार्केट है ये बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे मोटे जो अपने छोटे मोटे बिजनेस ये ओनर्स है, उन्होंने जो एआई का, फॉर एग्जांपल जो अपना ओला था, ठीक है, ओला, उन्होंने भी एआई के ऊपर रिसर्च शुरू किया था, ठीक है, एआई के ऊपर, ठीक है, लेकिन एट दैट पॉइंट उतना सक्सेस नहीं कर पाया, ठीक है। अब जियो ने एंट्री मारा तो देखिए, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ जो आप भी यूज कर रहे हो या मैं भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सब फॉरेन मेड एआई टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया। अब इंडिया में जियो भी अगर ये कर दे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, गर्व की बात होगी, ठीक है, और ग्रोथ के लिए काम आएगा, ठीक है। Now let's move to this. Brazil mules reply to 50% Trump tariff. ब्राजील ने अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे ऊपर जो मोस्ट ऑफ गुड्स है उसके 50% टैरिफ लगा दिया है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। जो अपने अपैरल्स और टेक्सटाइल है उसके ऊपर 50% से अधिक टैरिफ लगाया गया। अब इससे ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा है, लेकिन सिर्फ फ्यू गुड्स के ऊपर, ठीक है, ओनली फ्यू गुड्स के ऊपर उसके ऊपर लगा। तो ब्राजील का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं अपने लूला दा सिल्वा कि अगर ट्रंप ने 50% का टैरिफ नहीं हटाया तो हम उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अब देखिए ब्राजील जो है इसका जो जीडीपी है ये $2.1 ट्रिलियन है, $2.1 ट्रिलियन इसका है, ठीक है। तो अब ब्राजील इतना ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो ब्राजील का जो इकोनॉमी है, मैं आपको ब्राजील का मैप दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्राजील का मैप, ये मैपिंग पढ़ना यूपीएससी या किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट में आ ही जाता है मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस। ये रहा ब्राजील, क्योंकि ये यूपीएससी में नहीं पूछा मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन आपको ब्राजील के ऊपर मैप पूछ सकता है कि ब्राजील कौन कौन से कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करती है। अब इसमें एक देखिए ब्राजील, चिली जो है, चिली को और इक्वाडोर को छोड़ के, ये रहा अपना इक्वाडोर, इनको छोड़ के एवरी कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका जो भी है उनके साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, ब्राजील। अब ब्राजील हाईलैंड से हो गया, यहाँ पे आता है सेल्वस ग्रासलैंड्स, ये आता है अपना सेल्वस ग्रासलैंड, ये अपना अमेज़न रिवर है, ठीक है, अपना अमेज़न रिवर है, और जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। ये अपना आ गया साओ पोलो, ये रियो डी जेनेरो। अब देखिए रियो डी जेनेरो ज्यादा फेमस है, लेकिन साओ पोलो इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ब्राजील, ठीक है। ये आ गया अपना, अब यहीं पे अपना ये क्या बोलते हैं, कोलंबिया है, वेनेजुएला, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। Now let's move to this. US government must lift tariff ऑस्ट्रेलिया फैरल। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो फैरल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन विलेन टू शेयर मिनरल सिस फैरल इज ऑस्ट्रेलियन ट्रेड मिनिस्टर फैरल है। उन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज किया कि आप हमारे ऊपर 10% का जो टैरिफ लगा रहे हो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस ओवरकमिंग द हर्डल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन है। उसके बावजूद 10% का टैरिफ यूएसए ने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 10% का टैरिफ बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक लो प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया, चलिए आपको इसके साथ ऑस्ट्रेलिया का मैप भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन ऑलवेज आने का चांसेस रहते हैं। तो हम क्या बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वेयर इज ऑस्ट्रेलिया मैप। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप, आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का मैप। यूपीएससी ने 2-3 बार इसके बारे में पूछा है, कोरल सी के बारे में, कि कोरल सी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे है, ठीक है। ये क्वींसलैंड के कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। इसका कैनबरा कैपिटल हो गया, ठीक, और इसमें 7 टोटल प्रोविंसेस है, ऑस्ट्रेलियन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलियन, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ठीक है। म्यूरे जो है ये रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये डेजर्ट भी है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे, गिब्सन डेजर्ट यहाँ, किम्बरली प्लेट्यू यहाँ पे, गल्फ ऑफ कार्पेंटिन यहाँ पे। ये जो है इसको शार्क बे बोला जाता है, शार्क बे,
शार्क बे, ठीक है, ये शार्क बे, ये पर्थ है। इसका मेजोरिटी जो 70% ऑफ जो अपना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो 90% पॉपुलेशन है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ये साइड रेफ्यूजी, इधर अपना सिडनी वगैरह है, ठीक है, ये मोस्टली 90% ऑफ अफ्रीका खाली है। इसका आबादी मतलब इसका पॉपुलेशन जो है समथिंग अराउंड 1.9 करोड़, मतलब 2 करोड़ के आसपास, 1.9 करोड़, मतलब आप 2 करोड़ समझ लो, कुछ कुछ ये रेफ्यूजी वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। 2 करोड़ सिर्फ पॉपुलेशन है, आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया का, जो कि दिल्ली से भी कम है। आप समझ रहे हो, दिल्ली से भी कम है। तो इसी में जो अपने फैरल है वही बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द मेजर प्रोड्यूसर फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमी रहता है वो मोस्टली इंटरनल बेस है, ये इसके बारे में बात किए गए हैं। वी आर कंट्री दैट बिलीव्स इन फ्री एंड फेयर ट्रेड, सो वी डोंट सपोर्ट टैरिफ, इसके बारे में बात किया। ये बोल रहे हैं इसमें WTO में बात करेंगे। अब WTO एक ऐसा टॉपिक है ये अपना, तो उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे ये WTO को, ये डिटेल में, ठीक है। तो आज का हिंदू एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद गाइस।